भयानक कहानियां। काफी रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। अंधेरे में हड़बड़ाकर उठ बैठा। जागने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कोई मेरी खिड़की खटखटा रहा है। पहले लगा कि मेरे मन का भ्रम है। बाहर अभी भी भीषण बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और आंधी की तेज हवाओं की आवाज आ रही है। ऐसे में कौन मेरी खिड़की खटखटाने आएगा? हो सकता है हवा के वेग की वजह से शायद आवाज हुआ हो, इसलिए मैं फिर से लेट गया। लेकिन तुरंत ही फिर से खिड़की पर खटखटाने का आवाज हुआ। चौंक कर मैं जल्दी से बिस्तर से उतर गया। अब तो कोई संदेह नहीं रहा। आखिर कौन आया इस आंधी तूफान भरी रात में? कौन मेरे घर में घुसना चाहता है? क्या सच में पिशाच होते हैं या फिर यह बस एक भ्रम है? आज की हमारी कहानी भी एक पिशाच की कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं हेमेंद्र कुमार रॉय। यह कहानी बांग्ला भाषा में लिखी हुई थी, जिसे हमने हिंदी में रूपांतरित किया है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। शुरू हो रही है मिसेस कुमुदिनी चौधरी। मैं एक उपन्यासिक हूं। सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है। मैं उपन्यास लिख के ही पैसे कमाता हूं। यानी कि अगर मैं उपन्यास ना लिखूं तो मेरा घर भी नहीं चलेगा। यानी कि उपन्यास लिखना ही मेरा पेशा है। मगर यह पेशा लग रहा है कि अब चलना मुश्किल है। घर में रोज इतने लोगों की भीड़, जाने अनजाने लोगों का घर में आना, मित्रों के साथ समय व्यतीत करना, यही सब करते हुए हर दिन निकल जा रहा है। इसलिए कुछ दिनों के लिए कोलकाता छोड़ना पड़ा और स्थिर कर लिया कि बिना एक उपन्यास लिखे कोलकाता वापस नहीं आऊंगा। दूसरे शहर में कम से कम इतने जानने वाले लोग तो नहीं होंगे जिससे मुझे उपन्यास लिखने के लिए पर्याप्त समय भी मिल सकेगा। इसलिए सीधा पहुंच गया झाझा जंक्शन पर और वहां एक छोटा सा बंगला भाड़े पर ले लिया। झाझा आकर यहां सुबह और शाम थोड़ा घूम लिया करता हूं एवं दोपहर और रात उपन्यास लिखने में निकल जाता है। भीड़ के डर से दूसरे शहर में आने पर भी इंसान के साथ के बिना इंसान का रहना मुश्किल है। झाझा आकर भी मेरी 3-4 लोगों से दोस्ती हो ही गई। उनमें से एक है मिसेस कुमुदिनी चौधरी। वह विधवा है। उनके पति पेशावर में काम करते थे और पति की मृत्यु के बाद से वह झाझा में आकर रह रही हैं। उनका संतान वगैरह कोई नहीं है और धर्म से वह क्रिश्चियन है। मेरे और एक नए दोस्त का नाम अमूल्य बाबू है। इनका उम्र होगा करीब 50 साल। कोलकाता के किसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, पर अभी काम से अवकाश लेकर यही किताब वगैरह पढ़ के दिन निकाल देते हैं। अमूल्य बाबू परलोक तत्वों के विषय में सारी जिंदगी काफी आलोचना किए हैं। मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है, उनके मुंह से यही सब बात सुनाई देती है। यहां के रेल के डॉक्टर गोविंद बाबू के साथ भी बातचीत हुआ। वह खूब सीधे साधे अच्छे इंसान हैं, पर शाम होते ही भूतों के डर से कहीं नहीं निकलते हैं। उस दिन शाम के समय में अमूल्य बाबू के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर रहा था। बात का विषय था कि पृथ्वी पर सच में पिशाच का अस्तित्व है या नहीं। अमूल्य बाबू का विश्वास है कि पृथ्वी पर उस काल में भी पिशाच थे और इस काल में भी हैं। मैंने पूछा, पिशाच किसे कहते हैं? अमूल्य बाबू बोले, प्रेत आत्माओं का हमारी तरह शरीर नहीं होता। यह बात तो तुम जानते ही हो। शरीर ना होने पर भी दुष्ट प्रेत आत्माओं की आकांक्षा प्राय प्रबल ही रहती है, लेकिन शरीर ना होने के कारण वह अपने आकांक्षा पूरी नहीं कर पाते। इसलिए कई बार दुष्ट प्रेत आत्माएं मनुष्य के सुरक्षित मृत शरीर के भीतर आश्रय लेती हैं। प्रेतात्माएं किसी ऐसे मृत शरीर की तलाश में रहती हैं जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई हो, और शरीर में आश्रय लेने के बाद यही मृत शरीर जीवित हो जाता है। उसके बाद ये किसी जीवित मनुष्य का रक्त शोषण करना शुरू करते हैं और इन्हें पहचानना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी और मेरी तरह ही किसी आम मनुष्य की तरह दिखते हैं। इसी दोबारा जीवित हुए मृत शरीर को पिशाच कहते हैं। अमूल्य बाबू ने इतने दृढ़ विश्वास से सारी बातें कहीं कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। मैंने बोला, कई बार सुनने को मिलता है कि कोई व्यक्ति शरीर में रक्त की कमी होने की वजह से मारा गया, तो आपके मुताबिक क्या पिशाच ही उनके मृत्यु का कारण है? अमूल्य बाबू बोले, कई बार ऐसा होना संभव भी है और कई बार मृत्यु का कारण कुछ और भी हो सकता है। ठीक इसी समय मिसेस कुमुदिनी अमूल्य बाबू के घर के गेट पर आई। गेट खुला ही था
तो हमें देखकर घर में सीधा प्रवेश कर गई और हंसते हुए बोली, क्या कहानी हो रही है? मैंने बोला, अमूल्य बाबू मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मिसेस कुमुदिनी एक चेयर के ऊपर बैठकर बोली, ओह अच्छा, तो भूतों की कहानी हो रही है। मुझे भूतों की कहानी सुनकर डरना काफी पसंद है। अमूल्य बाबू बोले, भूत किसे कहते हैं वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं आज पिशाच के बारे में बात कर रहा था। मिसेस कुमुदिनी कुछ देर चुपचाप अमूल्य बाबू की तरफ देखती रही। उसके बाद धीरे धीरे बोली, अच्छा अमूल्य बाबू, पिशाचों की बात आप सचमुच मानते हैं क्या? अमूल्य बाबू गंभीर स्वर में बोले, हाँ, सच मानता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी धारणा है कि यहाँ झाझा में ही किसी पिशाच का उपद्रव शुरू हुआ है। मैं चौंक कर अमूल्य बाबू के चेहरे की तरफ देखने लगा। मिसेस कुमुदिनी के चेहरे पर भी डर देखने को मिला, लेकिन वह अपने चेहरे के डर के भाव को हटाकर बोली, आपके इस बिना सर पैर के धारणा का कारण क्या है, बता सकते हैं? अमूल्य बाबू बोले, कुछ दिनों से झाझा में भी लोगों के मरने की खबर आ रही है और उनके मरने का कारण है शरीर में रक्त की कमी। अचानक लोग रक्त की कमी से क्यों मरने लगे, इसका कोई दूसरा कारण मुझे तो समझ नहीं आता। मिसेस कुमुदिनी हंसते हंसते चेयर से उठकर बोली, वाह, बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्यों नहीं आप एक पिशाच को पकड़ते हैं, जब आपको पिशाचों का इतना ही ज्ञान है। अमूल्य बाबू बोले, हाँ, वही कोशिश करूंगा। भूत नहीं मानने पर भी भूत का डर लगता ही है। अमूल्य बाबू के घर से आते वक्त मुझे इसका प्रमाण अच्छे से ही मिला। रात के अंधेरे में वापस आते समय लगने लगा कि हर तरफ से सच में कोई जीवंत मृत शरीर मेरी तरफ स्थिर दृष्टि से देख रहा है। अमूल्य बाबू प्रत्येक दिन सुबह मेरे बंगले पर आकर चाय पीते थे। उस दिन भी हम दोनों रोज की तरह बैठकर चाय पी रहे थे। इसी वक्त मैंने देखा कि डॉक्टर गोविंद बाबू सामने रास्ते से कहीं जा रहे हैं। मैंने आवाज लगाकर उनको भी हमारे साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। गोविंद बाबू पास आकर बोले, चाय पीने के लिए राजी हूं, लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं सकता। मैंने पूछा, क्यों, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? गोविंद बाबू बोले, अरे क्या बताऊं, मिसेस कुमुदिनी के माली के लड़के का तबीयत बहुत बिगड़ गया है, शायद नहीं बच पाएगा। मैंने पूछा, क्या बीमारी है? तो गोविंद बाबू बोले, एनीमिया, यानी शरीर में खून की कमी हो गई है। अमूल्य बाबू काफी देर से डॉक्टर की बात सुन रहे थे। अचानक चाय का प्याला टेबल पर रखकर बोले, डॉक्टर, झाझा में इतना एनीमिया बढ़ने का कारण क्या है, बता सकते हो? गोविंद बाबू बोले, नहीं, लेकिन यह रोग का इतना ज्यादा बढ़ना देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया हूं। अमूल्य बाबू चेयर से उठकर बोले, मिसेस कामोदिनी चौधरी के माली का लड़का मैं जानता हूं उसे। गदाधर नाम है उसका। वह रोज मुझे फूल देने आता है। 3 दिन पहले भी मैंने देखा था उसे। जवान हस्त पुष्ट लड़का है। और तुम कह रहे हो डॉक्टर कि यही कुछ समय में उसकी हालत इतनी खराब हो गई। एनीमिया रोग में इतनी जल्दी भी किसी की हालत खराब नहीं होती। चलो डॉक्टर, तुम्हारे साथ हम भी चलकर एक बार गदाधर को देख आते हैं। मेरे बंगले से मिसेस कुमुदिनी का बंगला ज्यादा दूर नहीं है, बस 4-5 मिनट का रास्ता है। मिसेस कुमुदिनी के बगीचे के एक कोने में उनके माली का घर है। हम लोग माली के घर में जाकर उपस्थित हुए। घर के अंदर एक तरफ बूढ़ा माली सर पर हाथ रखकर उदास बैठा हुआ है। गदाधर सोया हुआ है खटिए पर। उसका चेहरा एकदम रक्तहीन और बेरंग हो गया है। उसे देखकर लग रहा है कि मृत्यु किसी भी क्षण दस्तक दे सकती है। डॉक्टर उसका निरीक्षण करके हमें आहिस्ते से बोले, लग तो रहा है कि कल सुबह तक नहीं बच पाएगा। अमूल्य बाबू गदाधर के पास जाकर बैठे। उसके बाद गदाधर के शरीर से कपड़ा हटाकर तीक्ष्ण दृष्टि से पता नहीं क्या देखने लगे। कुछ देर बाद गदाधर के गला और कंधे के बीच एक जगह पर उंगली से इशारा दिखाते हुए बोले, डॉक्टर, ये किस चीज का दाग है? गोविंद बाबू बोले, यह देखने में तो किसी चोट का निशान ही लगता है और घर भी गंदा है। हो सकता है चूहे ने काटा हो। अमूल्य बाबू ने गदाधर के पिता को बुलाकर पूछा, तुम्हारे लड़के का ध्यान कौन रखता है? बूढ़ा माली बोला, बाबू, मालकिन गदाधर को बहुत मानती है, बिल्कुल जैसे कि वह उनका ही बेटा हो। इसलिए गदाधर का पूरा ध्यान वही रखती है। गदाधर के चक्कर में दिन में उनको विश्राम नहीं और रात में नींद नहीं। अमूल्य बाबू बोले, गदाधर का बढ़िया से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गदाधर को मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। डॉक्टर, तुम अपने रेल के 3-4 कुल्ली को बुलाओ। गदाधर को वह तुरंत मेरे घर लेकर चले। मुझे विश्वास है कि गदाधर को मैं जरूर बचा सकूंगा। अमूल्य बाबू के इस अद्भुत विश्वास का कारण क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। रोग हुआ है रोगी के शरीर में।
उसे इस घर से उस घर ले जाने से क्या उपकार हो सकता है? जो भी हो, जैसा अमूल्य बाबू ने कहा वैसा ही किया गया। गदाधर को जब बगीचे के सामने से ले जाया जा रहा था तब मिसेस कुमुदिनी अपने बंगले के आंगन में खड़ी थी। हमें देखकर पास आकर विचलित स्वर में बोली, ये क्या हुआ? गदाधर को कहां ले जाया जा रहा है? अमूल्य बाबू गंभीर स्वर में बोले, मेरे घर में। यहां उसका ठीक तरह से सेवा और इलाज नहीं हो पा रहा है। मिसेस कुमुदिनी के दोनों आंखों में क्रोध का भाव आकर फिर गायब हो गया। धीरे धीरे वह बोली, ठीक है, फिर आप लोग को जो सही लगता है करिए। गदाधर अगर स्वस्थ हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी और कोई नहीं होगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उम्मीद थी कि जल्दी ही सारे राज से पर्दा उठेगा। उस दिन शाम के बाद से ही काफी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं की आवाज के साथ बादलों के गरजने की आवाज और पहाड़ों से पानी गिरने की आवाज सुनते सुनते कुछ देर उपन्यास लिखकर मैं सो गया। काफी रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। अंधेरे में हड़बड़ाकर उठ बैठा। जागने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कोई मेरी खिड़की खटखटा रहा है। पहले लगा कि मेरे मन का भ्रम है। बाहर अभी भी भीषण बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और आंधी की तेज हवाओं की आवाज आ रही है। ऐसे में कौन मेरी खिड़की खटखटाने आएगा? हो सकता है हवा के वेग की वजह से शायद आवाज हुआ हो, इसलिए मैं फिर से लेट गया। लेकिन तुरंत ही फिर से खिड़की पर खटखटाने का आवाज हुआ। चौंक कर मैं जल्दी से बिस्तर से उतर गया। अब तो कोई संदेह नहीं रहा। आखिर कौन आया इस आंधी तूफान भरी रात में? कौन मेरे घर में घुसना चाहता है? अनजाने नए जगह पर रहता हूं, इसलिए अपने तकिए के पास एक टॉर्च रखा करता हूं। जल्दी से टॉर्च उठाकर जलाया। डरते हुए टॉर्च की रोशनी अपनी कांच की खिड़की पर डाला। शुरू में तो कुछ दिखा नहीं, पर अचानक बाहर बिजली चमकी और उस बिजली की रोशनी में खिड़की पर एक महिला की परछाई जैसी आकृति दिखी। ऐसा लगा उस परछाई ने अपने दोनों हाथ खिड़की पर रखा हो और कांच की खिड़की से अपना सिर लगाकर अंदर देखने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक बाहर से किसी महिला के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। यह किसी आम महिला की हंसने की आवाज हो ही नहीं सकती। इसके तुरंत बाद ही अचानक वह मूर्ति खिड़की से गायब हो गई। यह क्या? मैं कोई बुरा सपना देख रहा था या सच में ऐसा कुछ हुआ? टॉर्च बंद करके रख दिया और दुबक कर बिस्तर में चद्दर से सिर ढककर लेट गया। डर के मारे मैं रात भर सो नहीं पाया। बार बार सिर्फ ऐसा ही लग रहा था कि कोई अभी कांच की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाएगा। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनकर पता चला कि सुबह हो गई, पर तब भी मैं एक तंद्रा में था। मेरा सिर काफी भारी लग रहा था। तब तक अचानक सुना अमूल्य बाबू दरवाजा खटखटाकर मुझे बाहर से बुला रहे हैं। ओ भाई, दरवाजा खोलो। अरे जल्दी खोलो ना, अजब मुश्किल है तो। मैंने राहत की सांस ली और उठकर जाकर दरवाजा खोल दिया। अमूल्य बाबू घर के अंदर आ गए। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, इतनी सुबह आप यहां? गदाधर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई क्या? अमूल्य बाबू बोले, अरे तबीयत बिगड़ना तो दूर की बात है, उल्टा एक ही रात में गदाधर लगभग ठीक हो चुका है। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि जो गदाधर कल दोपहर तक इतनी बुरी हालत में था, अचानक एक रात में ही उसकी तबीयत में इतना बदलाव कैसे आ गया? मैंने पूछा, पर वह इतनी जल्दी ठीक किस चीज से हुआ? अमूल्य बाबू हल्का मुस्कुराते हुए बोले, गदाधर को तो कोई रोग हुआ ही नहीं है, बल्कि उस पर किसी पिशाच का साया है। मैं चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, आप क्या आजकल चारों तरफ सिर्फ पिशाच का ही सपना देख रहे हैं? अमूल्य बाबू शांत भाव से बोले, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं कोई प्रतिवाद नहीं करूंगा। गदाधर क्यों बचा जानते हो? कल दोपहर से लेकर पूरी रात मैंने पहरा दिया है उसके पास बैठकर।
किसी को भी उसके करीब आने नहीं दिया। कल रात भी अगर कोई गदाधर का रक्त शोषण करता तो आज तुम उसे जिंदा नहीं देख पाते। मैंने चौंक कर पूछा, रक्त शोषण? अमूल्य बाबू, आप ये क्या बोल रहे हैं? भला गदाधर का रक्त शोषण कौन करेगा? अमूल्य बाबू कुछ देर शांत रहे, फिर धीरे धीरे बोले, तुम्हारी इस बात का जवाब फिलहाल मैं नहीं देता। पहले कल रात मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है वही तुमको बताता हूं। तुम जानते ही हो मेरा घर 2 तल्ला है। गदाधर को भी मैंने दूसरे तल्ले पर ही रखा था और उसका पहरा देने के लिए मैंने उसके पास बैठकर सारी रात बिता दिया। कल रात आंधी तूफान और तेज बारिश हो रही थी, यह तो तुम्हें भी पता ही है। आधी रात के करीब अचानक आंधी का वेग काफी बढ़ गया। मैं उस वक्त गदाधर के पास बैठकर किताब पढ़ रहा था। अचानक सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा तो देखता हूं कि एक स्त्री खिड़की के बाहर खड़ी है। 2 तल्ला घर, जमीन से खिड़की की ऊंचाई करीब 20 फीट होगी। इतनी ऊंची खिड़की पर किसी आम इंसान का दिखना असंभव है। यह बात तो तुम भी समझ ही सकते हो। मैं अबाक होकर कुछ देर उस स्त्री मूर्ति की तरफ देखता रहा। घर की रोशनी खुली खिड़की से सीधा उस स्त्री पर ही पड़ रही थी। उस मूर्ति को देखते ही मैं पहचान गया। कौन है वह? कुछ अंदाजा लगा सकते हो क्या? मैंने सर हिलाकर कहा, नहीं। मेरे अंदर भी जानने की जिज्ञासा हो गई थी कि आखिर वह स्त्री कौन थी, क्योंकि मैंने भी कल रात ऐसे ही किसी को देखा था। तभी अचानक अमूल्य बाबू बोले, वह मूर्ति और कोई नहीं, मिसेज कुमुदिनी चौधरी है। मैंने देखा कि मिसेस कुमुदिनी हंसते हुए मेरी तरफ ही देख रही है। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और जाकर खिड़की के दोनों पल्ले पूरे धराम से बंद कर दिए। मुझे खिड़की बंद करता देख मिसेस कुमुदिनी जल्दी से रोकने के लिए हाथ बढ़ाकर खिड़की के करीब आई, पर मुझे रोक नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा कि खिड़की बंद करते वक्त मिसेस कुमुदिनी के दाएं हाथ की उंगलियां खिड़की से दब गईं। इसके बाद भी कई बार खिड़की पर खटखटाने की आवाज हुई, पर मैंने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब बताओ, तुम्हें मेरी यह बातें क्या किसी पागल की कहानी की तरह लग रही है? हाँ? सुबह सुबह अमूल्य बाबू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे फिर से डर के मारे पसीने आने लगे। मैंने डरते हुए बोला, अमूल्य बाबू, आप ये क्या बोल रहे हैं? जिस कुमुदिनी चौधरी के साथ हम रोज बैठकर बातें करते हैं वह एक पिशाच है। क्या आपने सच में मिसेस कुमुदिनी को ही देखा था? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। अमूल्य बाबू बीच में मेरी बात काटकर बोले, तुम मानो या ना मानो पर सच्चाई यही है। और सुनो, टेलीग्राम पर कल रात मुझे एक और खबर मिली। पेशावर में मिसेस कुमुदिनी के पति का निधन एनीमिया रोग के कारण हुआ था और मिसेस कुमुदिनी की मृत्यु भी उनके ठीक 14 दिन पहले ही हो चुकी है। यह बात सुनकर मेरे शरीर में कुछ होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है। मैं जल्दी से कुर्सी पकड़कर उस पर बैठ गया। काफी देर बाद जब थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तब मैंने भी कल रात की घटना अमूल्य बाबू को बताई। अमूल्य बाबू मेरी सारी बातें सुनकर कुछ बोलने ही जा रहे थे कि तभी दरवाजे की तरफ देखकर रुक गए। मैंने भी दरवाजे की तरफ सर घुमाया तो देखा कि मेरे बंगले की सीढ़ी से चढ़ते हुए दरवाजे पर मिसेस कुमुदिनी आ खड़ी हुई। उन्हें देखते ही मेरी नजर सबसे पहले उनके दाहिने हाथ पर गई और मैंने देखा कि उनके दाहिने हाथ की उंगलियों पर बैंडेज बंधा हुआ है। मिसेस कुमुदिनी दरवाजे पर आते आते अमूल्य बाबू को घर में देखकर अचानक ही रुक गई। उनके चेहरे पर एक अमानसिक घृणा का भाव आया जो मैंने पहले किसी के भी चेहरे पर नहीं देखा था। उसके तुरंत बाद अचानक ही मिसेस कुमुदिनी फिर सीढ़ी से उतरकर बाहर की तरफ काफी तेज गति से जाने लगी। उसी पल ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैंने देखा कि मिसेस कुमुदिनी उसी ट्रेन की पटरी की तरफ जा रही हैं और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि ट्रेन उसी पटरी पर आ रही है। मैं और अमूल्य बाबू दोनों ही तेजी से बाहर निकले। मैंने चिल्लाकर आवाज लगाया, मिसेस कुमुदिनी, देख के, ट्रेन ट्रेन, अरे ट्रेन! लेकिन मेरे मुंह की बात मेरे मुंह में ही रह गई। मेरे घर के बंगले के सामने से जो रेल पथ है उस पर मिसेस कुमुदिनी के जाते न जाते एक इंजन गाड़ी उनके शरीर के ऊपर चढ़ गई। डर के मारे मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसी वक्त सुनाई दिया एक मर्मभेदी चिल्लाने की आवाज। उसके बाद सब शांत हो गया। मैं कुछ देर तक बेबाक ट्रेन और पटरियों की तरफ देखता रहा। मेरा दिमाग पूरा सन्न रह गया था। मेरे चारों तरफ की पृथ्वी गोल गोल घूम रही थी और मेरा दिमाग चकरा रहा था। तब तक अचानक अमूल्य बाबू का आवाज सुनने को मिला। वह बोल रहे थे, शांत रहो भाई, शांत रहो, खुद पर काबू रखो। ट्रेन से कटने पर भी वह किसी आम मनुष्य का शरीर नहीं है, बल्कि वह एक पिशाच का आश्रित शरीर है।
झाझा के कब्रिस्तान में मिसेस कुमुदिनी के शरीर को कब्र की समाधि दी गई। उसके बाद करीब 1 महीना कट गया। इस भीषण घटना का छाप हमारे मन से धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। साथ ही मेरा उपन्यास भी लगभग पूरा होने ही वाला है। मगर एक चीज जो इस घटना से जुड़ी थी, उस चीज का हल अभी तक नहीं निकला। झाझा में एनीमिया रोग से मरने वाले लोगों की संख्या अभी भी कम क्यों नहीं हुई? प्रायः ही हम लोगों के बीच इस विषय पर बात होती है। अमूल्य बाबू तक इस विषय में चिंतित हो गए हैं और बोलते हैं, वही तो भाई, एनीमिया रोग यहां संक्रामक हो गया क्या? इसका कारण तो कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिन बाद मैं एक दिन नदी के पास घूमने गया था और वहां से वापस आने में मुझे काफी रात हो गई। वह रात एक अद्भुत रात थी। परिपूर्ण पूर्णिमा की रोशनी नदी के पानी को चांदी की तरह चमका रही थी और चारों तरफ पूर्णिमा की रोशनी से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, प्रायः दिन की तरह। इस पूर्णिमा की शोभा देखने के लिए ही मैं इतने देर नदी के पास रुका था। ऐसे मनमोहक दृश्य देखकर विभोर होते होते मैं घर की तरफ वापस चलने लगा। चारों तरफ गंभीर खामोशी में सिर्फ रात के कीट पतंगों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। पूरा रास्ता एकांत और निर्जन था। कहीं कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में मुझे गाना गुनगुनाने का मन किया। ऐसे रात तो होते ही हैं गीत गाने के लिए। मैं जैसे ही गीत गाने का उपक्रम शुरू करने ही वाला था, तभी मैंने जो सामने देखा, ऐसा लगा मानो मेरी धड़कन ही रुक गई हो और मेरा शरीर का रक्त बर्फ हो गया हो। रास्ते के एक मोड़ से लगभग मेरे सामने आकर खड़ी हुई मिसेस कुमुदिनी चौधरी। मेरे देखने में कोई भूल नहीं हुआ और ऐसी चांदनी रात में भूल होना भी मुश्किल है। किस्मत से मिसेस कुमुदिनी किसी दूसरी तरफ देख रही थी। उनकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। मैं जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गया। मिसेस कुमुदिनी रास्ते से एक तरफ जाने लगी। मैं आश्चर्य से देखा कि मिसेस कुमुदिनी जमीन पर पैर रखकर नहीं चल रही है, बल्कि वह हवा में तैरते हुए जा रही है, किसी बादल की तरह। थोड़ी दूर जाकर एक मोड़ पर वह मूर्ति गायब हो गई एवं मैं भी आतंक और विस्मयता से डरकर तेज भागने लगा। भागते भागते सीधा अमूल्य बाबू के घर पहुंचा और दरवाजे पर 3-4 बार खटखटाने का आवाज किया। तुरंत ही अमूल्य बाबू ने दरवाजा खोल दिया और वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। इतने में मैंने कंपित स्वर में बोला, मिसेस चौधरी। अमूल्य बाबू, अभी मैंने रास्ते पर मिसेस कुमुदिनी चौधरी को देखा। अमूल्य बाबू बोले, इसका मतलब? मैं हांफते हुए बोला, मैं नदी के रास्ते से वापस आ रहा था, तभी रास्ते पर मैंने मिसेस कुमुदिनी को देखा। अमूल्य बाबू बोले, क्या तुमने सच में मिसेस कुमुदिनी को ही देखा है? मैंने कहा, जैसे आपको सच में देख रहा हूं, वैसे ही मिसेस कुमुदिनी को भी सच में देखा है। अमूल्य बाबू बोले, उठो उठो, और देर नहीं कर सकते, जल्दी चलो, अभी कोई सवाल मत पूछना। उसके बाद अमूल्य बाबू ने अपनी अलमारी से एक खंजर निकाला और उस खंजर को अपने कमर में रख लिया। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकलकर बागान की तरफ ले गए और बागान के एक कोने से कुदाल उठाकर मुझे थमा दिया और बोले, चलो मेरे साथ। अमूल्य बाबू इतनी रात को कहां जाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर उस वक्त मुझे उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बस उनके साथ चुपचाप चलता रहा। फिर से वही नदी का पथ, चारों तरफ पहले की ही तरह निर्जन सुनसान। आसमान में अभी भी पहले की तरह चांद जगमगा रही थी। अगल बगल सुनसान पेड़ पौधे और थोड़ी दूर पर पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर इस बार इन सारे मनमोहक दृश्यों को भी देखकर मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी किसी कोने से निकलकर मिसेस कुमुदिनी सामने आ जाएंगी। मेरे मन में डर इस कदर घुस गया था कि अगर एक पेड़ के पत्ते की परछाई भी हिलती थी तो मैं डर से कांप उठता था। इस निशब्दता को भंग करके अचानक एक उल्लू चिल्ला उठा। यह आवाज सुन के मैं सिहर उठा। मुझे लगा जैसे यह निशाचर पक्षी हमारे आसपास के दुष्ट प्रेत आत्माओं से कह रही हो कि तुम लोग प्रस्तुत रहो, आज तुम्हारे इलाके में पृथ्वी के शरीरी प्राणी आ रहे हैं। चलते चलते हम लोग झाझा के कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमूल्य बाबू यहां क्यों आए हैं। पास ही से नदी के पानी का आवाज सुनाई दे रहा था। तब तक अचानक अमूल्य बाबू मेरा हाथ पकड़कर एक झाड़ी के पीछे ले गए और बोले, आओ यहां छुपकर बैठते हैं, सावधान, कोई आवाज मत करना।
सारी रात हम दोनों वहां चुपचाप बैठे रहे। आज की रात किसी दूसरी आम रात की तरह नहीं लग रही। इस लोक में रहकर भी हम लोग जैसे परलोक के बाशिंदे हो चुके हैं। चांद पश्चिम आकाश के आखिरी छोर पर था एवं पूरब की तरफ धीरे धीरे जैसे मृत रात्रि के सीने से रक्त झड़ने लगा हो। मुझे समझ में आया कि भोर हो रही है। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि अमूल्य बाबू मेरे कंधे को हिला रहे हैं और एक तरफ इशारा कर रहे हैं। चौंक कर मैंने सर उठाकर देखा तो देखता हूं कि निश्चिंत वन के भीतर से मेघ की गति से एक अपार्थिव नारी मूर्ति निकल के आ रही है और वो है मिसेस कुमुदिनी चौधरी। अमूल्य बाबू मेरे कान में बोले, आज रात की रक्त की प्यास मिटाकर वापस आ गई ये पिशाचिनी। मिसेस चौधरी का शरीर धीरे धीरे कब्रिस्तान में घुसा और जाकर एक कब्र पर खड़ा हुआ। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऐसे प्रचंड तीक्ष्ण स्वर में ही करके अट्टहास करने लगी कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए और पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। ऐसी पिशाची हंसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। उसके बाद देखा धीरे धीरे वह शरीर जमीन के अंदर चली जा रही है और फिर वह पूरी गायब हो गई। इसके बाद मैंने देखा आसमान में सुबह की पहली किरण दिखाई दी। इतने में अमूल्य बाबू जल्दी से उठकर बोले, अब और देरी नहीं, मेरे साथ जल्दी आओ। हम दोनों जाकर मिसेस कुमुदिनी के कब्र के पास खड़े हुए और अमूल्य बाबू बोले, आओ दोनों मिलकर कब्र की मिट्टी हटाते हैं। लाओ वह कुदाल मुझे दो, जितनी जल्दी हो सके यह काम खत्म करना होगा। उनके इस अद्भुत आचरण का कारण मैंने नहीं पूछा। पहले कुछ देर अमूल्य बाबू मिट्टी खोदते रहे, फिर मुझे कुदाल दे दिया। मैं भी बिना कुछ बोले मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर खोदने के बाद कॉफिन के ऊपर की मिट्टी हट गई और कॉफिन निकल आया। अमूल्य बाबू बोले, देखो अब मैं कॉफिन का ढकना खोलूंगा, उसके बाद मैं जो करूंगा तुम उसमें मुझे बाधा मत देना। सिर्फ इतना याद रखना, इस कॉफिन के अंदर जो शरीर है वह किसी मनुष्य का शरीर नहीं है, एक पिशाच का आश्रित शरीर है। उसके बाद अमूल्य बाबू ने अपने दोनों हाथों से कॉफिन का ढकना खींचकर हटा दिया। मैंने विस्फारित आंखों से देखा कि कॉफिन के अंदर मिसेस कुमुदिनी का परिपूर्ण शरीर है। यह शरीर देखकर लगता ही नहीं कि यह महीने भर पहले ट्रेन से कटा है। यह कोई 1 महीने पहले दफनाया गला हुआ मृत शरीर भी नहीं है, बल्कि उनका ताजगी से भरा चेहरा एकदम प्रफुल्ल दिख रहा था और उनके होंठ और मुंह में अभी भी रक्त लगा हुआ था। उसके बाद अचानक अमूल्य बाबू ने अपनी कमर से खंजर निकाला और पूरी शक्ति से उस शरीर के सीने में घुसा दिया। उसके बाद एक मर्मभेदी चित्कार से पूरा आसमान गूंज उठा। उसके बाद सब शांत हो गया।